सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर काफी आनाकानी मची हुई है, जिस बीच ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और कोरोना काल में इसके निर्माण पर सवाल भी उठा रहे हैं। जिस बीच ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य को रोका नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका राजनीतिक से प्रेरित लग रही है। सागर हत्याकांड आरोपी पहलवान सुशील कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस हरिद्वार पहुंची बताया जा रहा है। पहलवान वारदात के बाद यहीं छिपा था, जिस वजह से दिल्ली पुलिस जांच करने के लिए सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार पहुंची है। जानकारी के मुताबिक पुलिस हरिद्वार पहुंचकर मोबाइल बरामद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ सुशील का मोबाइल नहीं लगा है। साथ ही आशंका है कि इस मोबाइल के जरिए पुलिस को कई बड़े राज और सुशील के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं और दिल्ली पुलिस चाहती है कि उनका किसी भी तरह से केस कमजोर ना पड़े, जिस वजह से ही दिल्ली पुलिस पहलवान सुशील कुमार को लेकर उसी जगह पर पहुंची है जहां पर वारदात के बाद पहलवान छुपा था। बताया जा रहा है कि अभी तक सुशील ने कुछ भी ज्यादा नहीं बताया है और साथ ही वह पूछताछ में भी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। टीकाकरण की नीति पर सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र से सवाल जवाब कर रहा है और सरकार से कई बार अपना रुख साफ बताने को भी कहा है, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस साल के अंत तक 18 से ऊपर साल के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दावा करते हुए कहा कि इस साल के अंत तक देश के सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। साथ ही सरकार ने ये भी बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें ग्रामीण इलाके के लोगों को परेशानी आ सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जमीनी हालात से अवगत रहे और क्योंकि नीति निर्माण में एक डिजिटल विभाजन नजर आ रहा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि राज्यों की ओर से टीकों की खरीद के लिए कई ग्लोबल टेंडर जारी किए जा रहे हैं, इस पर सरकार की क्या नीति है। उत्तर प्रदेश में उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई थी जहां सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है, जिसके तहत अब इन जिलों में 6 और नाम शामिल हो गए हैं, जिसके तहत प्रदेश के 61 जिलों को दिन के कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में मिलने वाली राहत के जिलों में अब बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि इन जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून से उन जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा दिया है जहां पर सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। हालांकि सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस नियम के तहत अब तक प्रदेश के 61 जिलों को कर्फ्यू से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजीपुर में फिलहाल किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रतिदिन धीमी होती जा रही है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्यों में लगे लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा रही है तो कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होते ही राज्य सरकारें लॉकडाउन में कुछ छूट देती नजर आ रही हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत राज्यों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, पर कोरोना गाइडलाइंस के साथ कुछ हद तक लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। तो वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड में
लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है और पाबंदियों के साथ लॉकडाउन जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर तो थम चुका है, लेकिन सियासी तूफान अभी भी जारी है और बंगाल की राजनीति पहले की तरह ही गर्मा गर्मी के साथ जारी है। जिस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखते हुए मुख्य सचिव को वापस बुलाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को लेकर आमने सामने है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के तबादले का फैसला वापस लेने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मैं केंद्र सरकार के इस एक तरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूँ। यह अधिकारियों के सेवा के नियमों का उल्लंघन है और इसे लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से पहले कोई बातचीत भी नहीं की। अब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मुझे आशा है कि नवीनतम आदेश का कलाईकुंडा में आपके साथ हुई मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है। देश में हाल ही में आए ताउते चक्रवात से कम 193 लोगों की जान गई, जिसके तुरंत बाद आए तूफान यास के लिए केंद्र और राज्यों ने पिछली गलती को न दोहराते हुए पहले से ही आपदा प्रबंधन स्थापित किया, जिस पर एनडीआरएफ की डीजी एसएन प्रधान ने दावा करते हुए कहा कि चक्रवात यास से कोई भी मौत नहीं हुई है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने चक्रवात से कोई भी मौत न होने का दावा करते हुए बताया कि बंगाल में 15 लाख से अधिक लोगों को और उड़ीसा में करीब 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। साथ ही उन्होंने तूफान को गंभीर और खतरनाक बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर न होना हम लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा है, क्योंकि तूफान जितना भयानक था उससे निपटना आसान नहीं था। लेकिन हम अपने सैन्य बल और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोगों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में इतनी बहादुरी से काम किया। कोरोना के प्रतिदिन मिल रहे मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते 50 दिनों में सबसे कम दैनिक मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे के अंदर 1.52 लाख नए मामले सामने आए, तो वहीं मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके तहत बीते 24 घंटे में कोरोना से 3128 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते ही 24 घंटे में 50 दिनों में सबसे कम दैनिक मामले दर्ज होने के साथ ही देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,47,47,534 पहुंच चुकी है। साथ ही एक दिन में 3128 लोगों की मृत्यु होने के साथ कुल मौत का आंकड़ा 3,29,100 के पार पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 20,26,092 है, तो वहीं देश में चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 21,33,54,129 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने देश में मानसून को लेकर जानकारी साझा की है, जिसके तहत विभाग ने अनुमान लगाया है कि पहले के मुकाबले इस बार मानसून देश में जल्दी आ जाएगा, जिसके तहत केरल में 3 जून तक मानसून के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अनुमान लगाया है कि देश में मानसून 31 मई तक पहुंचेगा। आमतौर पर भारत में जून जुलाई के महीने में जमकर बारिश होती है और इस दौरान होने वाली बारिश का लगभग 70% देश में सालाना होने वाली बारिश के बराबर होता है। लेकिन इस बार मानसून के जल्दी आने की आशंका जताई गई है, जिसके लिए भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि देश में 31 मई तक मानसून पहुंच जाएगा और केरल में 3 मई को मानसून के तहत बारिश होने की भी संभावना है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है, जिस बीच ही अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चीन के वुहान की लैब से ही कोरोना का जन्म हुआ है। साथ ही वह चीन का रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि सैनिक गतिविधियों का केंद्र है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति आज भी
रहस्य बनी हुई है और इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये वायरस कैसे और कहां से फैला, जिसके चलते दुनिया भर में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं कई एक्सपर्ट इस वायरस की उत्पत्ति चीन में होने का दावा कर रहे हैं। जिस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बड़ा दावा करते हुए चीन के लिए कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो क्या है कि हम जानते हैं कि इस लैब के भीतर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े प्रयासों में लगे हुए थे, इसलिए चीन ने जो दावा किया उसके साथ सैनिक गतिविधि की जा रही थी वह अच्छा पुराना नागरिक शोध था। साथ ही माइक पॉम्पियो ने कहा कि इस सिद्धांत के नए सिरे से जांच के बीच हुई लाइफ से कोविड महामारी का जन्म हुआ।